कहानी की शुरुआत होती है साल 2600 BC से, जहाँ पर हमें खंदक नाम के एक राज्य को दिखाया जाता है। और इस राज्य के राजा का नाम था राजा अख्तौन, जो कि काली शक्तियों को हासिल करके हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। मगर इस शक्तियों को हासिल करने के लिए पहले उसे एक ताज बनाना था, और वो ताज एक दुर्लभ किस्म के धातु से बनता था जिसका नाम था इटेर्नियम। और ये इटेर्नियम धातु सिर्फ खंदक में ही मिलता था। अब उस धातु को पाने के लिए अख्तौन अपने राज्य के लोगों को ही गुलाम बना लेता है और पूरी प्रजा से हर जगह खुदाई का काम करवाने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है जब एक बूढ़े आदमी को खुदाई के दौरान वो धातु मिल जाता है, लेकिन वो शख्स किसी को इस बारे में ना बताकर उसे छुपाकर भागने लगता है। लेकिन खंदक के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है और देखते ही देखते उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर तभी हुरत नाम का एक लड़का आगे आता है और कहता है कि अगर ये पत्थर हम राजा को दे दें तो हमें अब किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद वो जाकर राजा के एक सिपाही को वो जादुई धातु दे देता है और कहता है कि इसके बदले हमें कुछ इनाम तो ज़रूर मिलेगा। मगर वो सिपाही उस आदमी को अपने साथ पहाड़ की चट्टान पर ले जाता है और वहीं पर उसको जान से मार देता है। ये सब देखकर वो लड़का जिसने लोगों की लड़ाई रुकवाई थी, वो उस सैनिक से वो इटेर्नियम छीन लेता है और एक ऊंची जगह पर खड़ा हो जाता है। और वहाँ खड़ा होकर वो अपने राज्य के लोगों को इटेर्नियम दिखाता है, जिसके बाद से सभी लोग उस लड़के को ही अपने मसीहा की तरह मानने लगे थे। अब अगले दिन राजा के आदेश पर उस लड़के को सबके सामने जान से मारा जाना था, क्योंकि उसने राजा के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी। लेकिन हुरत अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने लोगों के बारे में सोचता है, और ऐसे ही साफ दिल वाले लोगों को पृथ्वी के रखवाले जादूगर पसंद किया करते थे। लेकिन उसकी गर्दन पर तलवार चलने से पहले ही वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। दरअसल उन जादूगरों को उस लड़के की खासियत और अच्छाई पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने उसे वहां से गायब करके अपने पास बुला लिया था, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो बुराई के खिलाफ खड़ा हो सके। और इस लड़के की बुराई के खिलाफ बगावत को देखकर सभी जादूगरों के संगठन ने इस लड़के को शजैम शब्द का उच्चारण करके उसे प्राचीन देवताओं की शक्तियों से नवाज देते हैं। और इन्हीं शक्तियों की मदद से लड़के का नाम हो जाता है सुरमा, जो आगे जाकर ब्लैक एडम कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ अख्तौन ने भी इटेर्नियम धातु से अपने लिए वो खास तरह का ताज बनवाकर तैयार कर लिया था, जिसे पहनकर वो काली शक्तियों को पा सकता था। मगर उससे पहले ही सुरमा उसे ख़त्म करने के लिए राजमहल में आ जाता है और राजा अख्तौन भी उस ताज की शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन सुरमा की दिव्य शक्तियों के मुकाबले में राजा अख्तौन की शक्तियाँ नाकाम हो जाती हैं और सुरमा की दिव्य शक्तियों के एक ज़ोरदार धमाके के साथ राजा अख्तौन और उसके पूरे राज्य का विनाश हो जाता है। उसके बाद जादूगरों ने उस ताज को कहीं छुपा दिया ताकि ये कभी किसी इंसान के हाथ ना लगे, और सुरमा के बारे में इसके बाद से कभी किसी ने नहीं सुना। अब इसके बाद इस कहानी का सीन बदलकर 5000 साल बाद प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां खंदक शहर अब काफ़ी एडवांस हो चुका है। लेकिन एक गैंग ने पूरी तरह से इस शहर पर अपना कब्जा किया होता है, जो लोगों पर जुल्म कर रहे थे, लूटमार कर रहे थे और पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा था। असल में इस गैंग का एक ही मकसद था, उस ताज को तलाश करना, जिसको राजा अख्तौन ने 5000 साल पहले बनवाया था, जो अभी भी कहीं न कहीं इसी शहर में दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एड्रियाना, और वो भी इस ताज को ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी एक्सपर्ट होती है, क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है और हिस्ट्री की बहुत सी अनोखी चीज़ों के बारे में ये जानती है। तो ये लड़की अपने कुछ साथी, जिनका नाम करीम, इस्माइल और सलीम है, उनके साथ गुफा में जाती है, जहाँ पर काफ़ी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल जाता है। और उसके साथी इस बात को लेकर खुशी हो रहे थे कि तभी वहाँ पर गन लेकर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जो एड्रियन के लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि एड्रियन का ही एक साथी, जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है, जिसने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा है, और ये सब गार्ड्स भी उसी के हैं। अब ये सभी गार्ड्स एड्रियाना और उसके लोगों की तरफ गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि एड्रियाना, हमें तुम वो ताज दे दो। तभी एड्रियाना नीचे देखती है, जहाँ पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और वो इस भाषा को पढ़ते हुए जोर से बोल देती है शज़ैम, जिसके बोलते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है, जिसको 5000 साल से आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके बाद ब्लैक एडम वहाँ पर आए सभी गार्ड्स को मारने लगता है और एक एक को उठाकर फेंकने लगता है, और इतना मारता है कि वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। और इस्माइल, जो उन गार्ड्स के साथ मिला हुआ था, वो वहाँ पर मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान यहाँ पर बच जाती है। अब क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को फिर से जगाया होता है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं करता।
अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि उस गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं और ये वेपन उसी टाइटेनियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना था। और जैसे ही ये रॉकेट मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद ब्लैक एडम उसे मारने वाले गुंडे की जान ले लेता है। लेकिन उस रॉकेट के मिसाइल के लगने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि टाइटेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एड्रियाना काफ़ी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है। इसके बाद जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वह एड्रियाना के बेटे एमन से मिलता है। एमन ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस गुफा के अंदर बंद थे। अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी में गुजर रहा है और वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा है, इसलिए आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो। आप ही हमारे शहर को उस गैंग से बचाओगे। लेकिन ब्लैक एडम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और ये बात कहते वो घर से बाहर आ जाता है और शहर को देखने लगता है। इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका नाम है अमांडा वालर और उसका काम है इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलन्स को रोकना और दुनिया में ऐसे हालात बनाकर रखने होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों पर कोई मुश्किल ना आए और हमारी धरती पर भी कोई ख़तरा ना आए। वो यहाँ पे जस्टिस सोसाइटी के टीम लीडर सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। वो कहती है कि ब्लैक एडम अब वापस आ चुका है और उसे अगर रोका न गया तो वो पहले की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है और वो अगर गुस्से में आ गया तो उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। इसे रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, इसलिए तुम जल्दी से अपनी टीम को रेडी करो जिसमें और भी बहुत सारे सुपर हीरोज शामिल होते हैं। और सब मिलकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए एक एयरक्राफ्ट लेकर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो ताज अभी भी उसी के पास है। पर जैसे ही वो लोग एड्रियाना की फैमिली पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी ब्लैक एडम वहां पर आकर उनको बचाता है और उस गैंग के लोगों को एक बार फिर से मार डालता है। लेकिन कुछ बचे हुए लोगों से ये अभी फाइट कर ही रहा होता है कि तभी हॉकमैन की टीम वहां पर आ जाती है और ये सब मिलकर ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं और ये लड़ाई इनके बीच काफ़ी देर तक चलती है। लेकिन अभी भी ब्लैक एडम इन पर भारी पड़ रहा होता है और वो गैंग के लोग और हॉकमैन की टीम दोनों मिलकर भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसके बाद आखिरकार ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी की टीम अब एड्रियाना के पास जाती है और उससे मदद मांगती है कि तुम हमारी हेल्प करो उसे पकड़ने में। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि तुम तब कहाँ थे जब हम पर ये जुल्म हो रहे थे। तुम लोगों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, पर एक ब्लैक एडम ही था जिसने हमें बचाया जब मैं मरने वाली थी। उसके बाद जस्टिस सोसाइटी के लोग कहते हैं कि जिसको तुम मसीहा समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, असल में वो बहुत ही खतरनाक है और तुम शायद ये ज़रूर जानती होगी कि आज से 5000 साल पहले भी उसने हमारे शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और आखिरकार ये लोग एड्रियाना को राज़ी कर लेते हैं, जिसके बाद एड्रियाना इन सबको ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि सब लोग बैठ के आपस में बात कर सकें और इनकी आपस की लड़ाई ख़त्म हो जाए। तभी दूसरी तरफ इस्माइल, जो कि एड्रियाना का साथी था, वो उसके घर में आ जाता है ताकि वो ताज वहाँ पर ढूंढ सके और उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके। लेकिन जब उसे वो ताज वहाँ नहीं मिलता है तो वो गुस्से में आकर एड्रियाना के बेटे एमन को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन एमन काफ़ी चालाकी से अपनी माँ को फ़ोन कर देता है और सब कुछ बता देता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। और ये सुनकर एड्रियाना काफ़ी परेशान हो जाती है और जस्टिस सोसाइटी की टीम और ब्लैक एडम से हेल्प मांगती है कि मेरे बेटे को वापस लाने में मेरी मदद करो। इसके बाद सभी मिलकर एमन को ढूंढने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लेता है और उन्हें मारकर पूछने पे उसे पता चलता है कि इस्माइल कहाँ पर है और उसने एड्रियाना के बेटे एमन को एक खुफिया जगह पे रखा है जो कि एक रेगिस्तान में है। और अब इसके बाद जब ये सब यानी ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की टीम उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस्माइल ने एमन पर गन पॉइंट की हुई है। जिसके बाद इस्माइल इन सब के सामने एक राज बताता है कि वो गैंग जो पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं उसका लीडर मैं ही हूँ और ये सब गुंडे मेरे लिए ही काम करते हैं। इसलिए वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी है तो मुझे वो ताज दे दो। ये सुनकर एड्रियाना उसको वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके।
लेकिन इसके बावजूद भी वो एमन पर गोली चला देता है और जैसे ही ब्लैक एडम ये देखता है तो वो अपनी सुपर स्पीड के साथ उड़ता हुआ एमन के आगे आकर उसकी जान बचा लेता है और इस्माइल को अपनी लाइटनिंग पावर से जलाकर ख़त्म कर देता है। अब इन सब के बाद यहाँ पे ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो मैं नहीं था, बल्कि वो मेरा बेटा था। लेकिन जब वो जालिम राजा मेरे बेटे को मरवाने वाला था तो वो उसी वक्त वहाँ से गायब हो गया था। और इस चीज़ को देखकर राजा अख्तोन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब वो मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पा रहा था। तो उसने मुझे और मेरी बीवी को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा और हमें इतने बुरे तरीके से मारा गया कि शायद ही कोई जानवर पर भी ऐसा सलूक नहीं करता। और देखते ही देखते मेरी बीवी वहीं पर मारी गई और मैं भी लगभग मरने ही वाला था कि तभी मेरा बेटा मेरे पास आया, जिसके पास एक अनोखी शक्ति थी। लेकिन उसने अपनी सारी शक्तियाँ, सारी पावर्स मुझे दे दी, यानी कि अब सारी पावर्स मेरे अंदर आ चुकी थी। और हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जालिम राजा अख्तौन के लोगों ने एक बार फिर से हम पर हमला कर दिया। पर वहाँ पर मैं तो बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत सारी पावर्स थी। लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही मारा गया और अपने बेटे को मरता हुआ देख के मैं आग बबूला हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने जालिम राजा अख्तौन और उसके सारे लोगों को वहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन वो पावर्स मेरे काबू में नहीं रही और मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सका और मेरे गुस्से के कारण देखते ही देखते ये पूरा शहर मेरे ना चाहते हुए भी तबाह हो गया। और मेरे ऐसा करने की वजह से पृथ्वी के उन जादूगरों ने जिन्होंने मेरे बेटे को शक्तियाँ दी थी, जो शक्तियाँ अब मेरे पास हैं, वो बहुत नाराज़ हो चुके थे क्योंकि मैंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया था और अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रख पाया। इसलिए उन्होंने मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद मैं कई हज़ार सालों तक उस गुफा के अंदर बंद रहा। पर जब एड्रियाना ने आके फिर से शज़ैम नाम लिया तो मैं एक बार फिर से ज़िंदा हो गया। अब यहाँ पे ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से पहले भी बहुत ज़्यादा तबाही मची और अभी भी बहुत ज़्यादा तबाही मची है और बहुत से लोग मारे गए। इसलिए वो हॉकमैन को कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी और को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद ब्लैक एडम शज़ैम बोलता है और उसके शज़ैम बोलते ही वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं। इसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से इस शब्द का उच्चारण ही ना कर सकूं। जिसके बाद ब्लैक एडम को पानी के अंदर ले जाकर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस्माइल को देखते हैं जो कि अब हेल के अंदर आ चुका है। दरअसल इस्माइल को एक बात शुरू से ही पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसको मार दे ताकि वो मर के हेल में आ जाए और वो हेल के शैतान से आकर मिल सके, जिससे वो शैतानी शक्तियों को हासिल कर सके। ये सारी बातें इस्माइल शुरू से ही जानता था। अब हेल का सबसे बड़ा शैतान इस्माइल से मिलता है और उसको अपनी पावर्स दे देता है और अब इसके बाद इस्माइल पहले जैसा इंसान नहीं रहता, बल्कि वो सबैक बन चुका होता है और अब ये शैतानी ताकतों के साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इस बारे में पता चलता है तो वो उससे मुकाबला करने के लिए उसके सामने आते हैं और यहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है। लेकिन सबैक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था तो ये सब मिलके भी उसको नहीं रोक पा रहे थे। तभी जस्टिस सोसाइटी के एक टीम मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फेथ था, जो अपने विभिन्न अवतारों में आकर सबैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता और बहुत ही जल्द वो ये समझ जाता है कि सबैक को ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो यहाँ से अपने पावर्स के ज़रिए ब्लैक एडम से बात करने लगता है और उसे ये कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और वो यहीं से ब्लैक एडम की काफ़ी हेल्प भी करता है ताकि वो खुद को आज़ाद कर सके। इसके बाद ब्लैक एडम वहाँ से अपने आप को निकाल लेता है और वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारकर पानी से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो शज़ैम बोलता है, जिसके बोलते ही उसमें ब्लैक एडम की सारी पावर्स फिर से आ जाती हैं। इसके बाद वो सबैक के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबैक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनके एक साथी डॉक्टर फेथ को सबैक मार डालता है। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी के बाकी सारे मेंबर्स सबैक पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होती और वो एक के बाद एक सबैक से लड़ते हुए हार जाते हैं।
लेकिन तभी सबैक के सामने वहाँ पर ब्लैक एडम की एंट्री होती है और वो अपनी फुल पावर्स में होता है और दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है जो काफ़ी देर तक इनके बीच चलती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम हॉकमैन को देखते हैं जो सबैक पे पीछे से हमला कर देता है, लेकिन सबैक पर उसका कुछ खास असर नहीं होता है और वो घूमकर हॉकमैन को ही मार डालता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉकमैन ने अपने दोस्त डॉक्टर फेथ की विभिन्न अवतारों वाली शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिससे वो सबैक की मार से बच गया था। इसके बाद हॉकमैन फिर से सबैक के सामने आता है और कहता है कि ये पैतरा मैंने अपने एक दोस्त से सीखा था। इसके बाद वो इसी शक्ति का इस्तेमाल करके विभिन्न अवतारों में आकर सबैक को चारों तरफ से पकड़ लेता है। तभी ब्लैक एडम भी आ जाता है और सबैक के सर को पकड़कर अपनी ताकत से उसका सर फाड़ने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार ब्लैक एडम अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबैक का सर बीच से ही फाड़ देता है, जिससे सबैक की मौत हो जाती है। इसके बाद फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है और शहर के लोग फिर से ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं और वो इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने ही हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक एडम के पास एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है, जिस ड्रोन से एक होलोग्राफिक वीडियो कन्वर्सेशन के ज़रिए हम उस लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को इकट्ठा करने के लिए कहा था। अब वो वीडियो कन्वर्सेशन के ज़रिए ब्लैक एडम को एक वार्निंग देते हुए कहती है कि ठीक है, तुम मेरी जेल में नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो, लेकिन अब से खंदक शहरी तुम्हारी जेल है और अगर तुमने खंदक शहर से अपने कदम निकाले तो मैं तुम्हें पछताने का एक भी मौका नहीं दूंगी। तभी ब्लैक एडम कहता है कि मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी वो लेडी कहती है कि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। इसी बात पर ब्लैक एडम कहता है कि तुम्हें जिसको भेजना है भेज दो, और ये कहते हुए वो उस ड्रोन को अपनी लाइटनिंग पावर से तबाह कर देता है। अब ड्रोन के टूटते ही हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी उस धुएं के बीच से बाहर आता है सुपरमैन और वो आकर ब्लैक एडम से कहता है कि शायद हमें बैठकर बात करनी चाहिए। और सुपरमैन के ये कहते ही ब्लैक एडम एक स्माइल देता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी ब्लैक एडम फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।